हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेंस 2020 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो आप एक बार पहले क्वेश्चन सुने। इफ वी नीड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 150 mm and objective of focal length 5 mm, then the focal length of eyepiece should be close to। तो आपको बताना है eyepiece का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो किस तरह से करेंगे एक बार देखें इस प्रॉब्लम को। मान लीजिए ये आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है। सो ऑब्जेक्ट जो कि इस लेंस के लेफ्ट में रखा हुआ है उसकी इमेज ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंस, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, कुछ इस तरह से बनाएगा। अब ये जो प्राइमरी इमेज बनी है, इस इमेज को हम आई पीस की हेल्प से देखेंगे तो जो एक रफ डायग्राम क्रिएट होगा, एक रे डायग्राम जो बनेगा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो कैसा होगा एक बार आप देखें पहले। अब यही रे इस आई पीस से पास होके जो फाइनल इमेज क्रिएट करेंगी वो किस तरह से बनेगी एक बार समझें। यहां पर से ये रे कन्वर्ज कर रहा हूं मैं कुछ इस तरह से। मान लीजिए एक रफ डायग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं एक आइडिया लेने के लिए कि इस सिचुएशन में क्या आउटकम आने वाला है। यहां पर ध्यान दें कि रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है, लेकिन हम ओवरऑल एग्रीगेट ले रहे हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि ओवरऑल रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह का डायग्राम बना है। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ऑप्टिक्स की तो उसमें इन सभी बातों पर डिस्कशन हो चुका होता है। तो यहां पर हम उस सभी डिस्कशन का एक रफ डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये फाइनल इमेज बन गया है। अब ध्यान दें यहां पर कि किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव के फोकस पॉइंट, जिसको मैं यहां पर FO से शो कर रहा हूं, और आई लेंस के फोकस पॉइंट, जिसको यहां पर मैं FE से शो कर लेता हूं। हम ये जानते हैं कि जो इमेज ऑब्जेक्टिव बनाता है वो आई पीस के फोकस या उससे अंदर होनी चाहिए। तो एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट में इस केस के लिए यहां पर डिफाइन कर ले रहा हूं। मान लेते हैं ये पॉइंट आई पीस का फोकल पॉइंट है और ये ऑब्जेक्टिव का फोकस पॉइंट। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव के फोकस से आई पीस के फोकस तक की डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। और इस प्रॉब्लम में इस ट्यूब लेंथ का वैल्यू जो गिवन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ट्यूब लेंथ की वैल्यू 150 mm गिवन है। सो मैं यहां नोट कर ले रहा हूं कि L का वैल्यू मुझे 150 mm पता है। इसके अलावा फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है वो गिवन है। सो FO सिंबल से मैं उस 5 mm को भी शो कर रहा हूं। मैग्निफिकेशन जो इस इंस्ट्रूमेंट का है वो गिवन है और उसकी वैल्यू मैं यहां नोट कर रहा हूं, वो वैल्यू 375 है। सो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 375 है, लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट 150 mm है और फोकल लेंथ 5 mm गिवन है। एक बात यहां पर ध्यान दें कि अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पर बात करें तो हम जानते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव और आई पीस के मैग्निफिकेशन पावर के प्रोडक्ट से दिया जाता है। सो यहां पर मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। हम जानते हैं m का वैल्यू MO into ME के बराबर होता है। आई पीस के रूप में जो लेंस यूज किया जाता है उसका जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू D/UE के बराबर होता है। हमें मालूम है कि इसका वैल्यू D/UE से दिया जाता है, जहां पर UE ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है सेकेंड लेंस यानी आई पीस। यहां पर मैं डायग्राम में UE को शो कर रहा हूं, ध्यान से देखें। सो D/UE से हम मैग्नीफाइंग पावर शो करते हैं आई पीस। इस D/UE में जो UE यूज हो रहा है उस UE का वैल्यू आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर के लिए आप नॉर्मली ऐसे समझें कि ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन है वो इमेज
और ऑब्जेक्ट की हाइट से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो अगर मैं यहां पर यूज होने वाले ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करूं इस डायग्राम से, तो वो मैग्नीफाइंग पावर होगा, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलैरिटी से कंपेयर करूं तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या आएगी, आप एक बार देखें। ये इमेज की हाइट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, और इन दोनों हाइट्स का रेशियो वही होगा जो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का होगा। यहां पर ध्यान दें कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट फोकस होता है, जिसे मैंने FO से शो किया है। तो ये डिस्टेंस तो क्लियरली FO ही होना चाहिए। इस डिस्टेंस पर अगर हम बात करें जो FO से लेकर ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक है, तो उसे अप्रोक्सीमेटली L माना जा सकता है। यहां पर ये ध्यान रहे ये L के इक्वल नहीं है, ये L से थोड़ा ज्यादा है, बट चूंकि और कोई भी डाटा गिवन नहीं है और प्रॉब्लम में भी ये मेंशन किया गया है कि आपको अपना आंसर क्लोज टू बताना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो FO से FE तक का लेंथ है वही अप्रोक्सीमेटली FO से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक की डिस्टेंस भी है। यहां पर मैं जिसे ऑब्जेक्ट कह रहा हूं उसे मैं आई पीस के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट कह रहा हूं। यहां ध्यान दें, इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, जबकि आई पीस के लिए मैं इसे ऑब्जेक्ट कह रहा हूं। सो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी अप्लाई करूं तो इस हाइट और इस हाइट का रेशियो वही होना चाहिए जो इस बेस और इस बेस का रेशियो होगा। सो जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी इस इंस्ट्रूमेंट की, उसे हम लिख सकते हैं, एक बार इसको समझें आप, उसे हम किस फॉर्मूले से दे सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं the distance which is known as L in positive side from this triangle, और FO distance। अब यहां पर ध्यान दें कि जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन अपोजिट है। सो क्लियरली जब आप I और O का रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो एक नेगेटिव वैल्यू के रूप में आना चाहिए। सो यहां पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली इस पॉइंट को जंक्शन मानते हुए अगर मैं इस लेंथ को पॉजिटिव लिख रहा हूं तो इस डिस्टेंस को -FO से शो कर रहा हूं। यहां क्लियरली समझे, यहां पर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को नेगेटिव नहीं लगा रहा हूं, केवल साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि FO को फोकल लेंथ के रूप में यूज नहीं किया जा रहा है, इसे डिस्टेंस के रूप में यूज किया जा रहा है। सो मैं इस FO की वैल्यू को -FO के फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूं। सो मैग्नीफाइंग पावर जो इंस्ट्रूमेंट की आई है वो आ जाएगी L/-FO, यानी ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफाइंग पावर L/-FO है, जबकि आई पीस का मैग्नीफाइंग पावर स्टैंडर्ड फॉर्मूले से D/UE होता है। सो जो नेट मैग्नीफाइंग पावर आएगी इस इंस्ट्रूमेंट की वो आ जाएगी D/UE इंटू L/-FO। अब UE की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस आई पीस में लेंस फॉर्मूला यूज करूं तो हमारा इक्वेशन बनेगा 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE, और साइन कन्वेंशन से सभी वैल्यूज को अप्लाई करने पर यहां पर ध्यान दें, मैं ये मान के डिस्कस कर रहा हूं कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो D डिस्टेंस पे बनेगी, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। तो इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में अप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1/-D माइनस 1/-UE इक्वल टू 1/FE। यहां पर D और UE और FE सभी टर्म्स को साइन कन्वेंशन के साथ लिखा गया है। साइन कन्वेंशन एक बार समझें, उसके अकॉर्डिंगली रे के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ली जाने वाली डिस्टेंसेस को माइनस में और रे की डायरेक्शन में मेजर्ड की गई डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाता है। सो साइन कन्वेंशन अप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1/UE इक्वल टू 1/D प्लस 1/FE, और अब अगर हम इसमें D से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन में तो ये होगा D/UE इक्वल टू 1 प्लस D/FE। इस D/UE का वैल्यू जो कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस है, अगर मैं इसे अप्लाई करूं इस फॉर्मूले में तो M का वैल्यू बन जाएगा -L/FO इंटू 1 प्लस D/FE। यहां पर ध्यान दें कि अब इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज केवल न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, यानी L, FO, D और FE। अब हमें केवल इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी है। इनकी वैल्यू का साइन कन्वेंशन हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय अप्लाई कर चुके हैं।
यहां पर आप देख पा रहे हैं कि m का वैल्यू 375 गिवन है और इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज इन्वर्टेड है, तो मैं m का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में -375 अप्लाई कर रहा हूं। ये माइनस साइन प्राइमरी ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के रिगार्ड में लिखा गया है, क्योंकि सबसे प्रीलिम ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज इन्वर्टेड है। सो मैग्नीफाइंग पावर को मैं -375 ले रहा हूं, इक्वल टू माइनस लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 150 mm, ये गिवन वैल्यू है। एफ नॉट का वैल्यू 5 गिवन है और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस d अपॉन एफ ई, जिसे हम अभी अप्लाई करेंगे सेकेंड स्टेप में। सो इस स्टेप में इसे थोड़ा अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये बन जाएगा 375 अपॉन 150 और 5 न्यूमरेटर पे आ जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इसे अगर मैं कैंसिल करूं, थोड़ा इजी बना लूं, तो ये बन जाएगा 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 अपॉन 6 इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और 1 को माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं ये 69/6 बन जाएगा और ये वैल्यू डी अपॉन एफ ई के इक्वल होगी। हम जानते हैं कि जो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, यहां पर आप ध्यान दें कि हमने फाइनल इमेज को डी डिस्टेंस पर बना हुआ माना है, जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। तो इस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर हम अप्लाई करेंगे, जो कि यूजुअली डी का वैल्यू होता है एक हेल्दी आई के लिए। सो अगर मैं डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर यानी मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर अप्लाई करूं, तो एफ ई का जो वैल्यू कैलकुलेट होगा, एक बार देखें उसे, वो वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पर समझे आप। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बनेगा एफ ई इक्वल टू डी, जो कि हो जाएगा 250 इंटू 6 अपॉन 69। अब अगर मैं इसे थोड़ा और इजी कर दूं तो ये बन जाएगा 500 अपॉन 23। अब इसे कैलकुलेट करने पर हम पाएंगे 23 2 जा 46 एंड नाउ 4 इज रिमाइंडर, सो 40 एंड इट इज 21.17 में एक जीरो अगर लगाएं तो ये बनेगा आपका करीबन 7, इट इज 21.7। सो 21.7 वैल्यू आएगा आई पीस का फोकल लेंथ और ये वैल्यू मिलीमीटर में कैलकुलेट हुई है। अब चूंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसके ऑप्शंस हम देखेंगे। इसके ऑप्शंस में सभी वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज हैं और इस 21.7 mm के सबसे नियरेस्ट वैल्यू, सबसे क्लोज वैल्यू 22 mm है। सो इस कंडीशन में 22 mm ही इस प्रॉब्लम का बेस्ट आंसर होगा। एक बात यहां पर ध्यान दें, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि फाइनल इमेज कहां बनी, हमें इनफाइनाइट का केस लेना है या नहीं लेना है। तो इन सभी बातों को ओवरकम करने के लिए हमने एक जनरल एस्पेक्ट में ये माना कि फाइनल इमेज आई पीस के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। एक बात और अप्रोक्सीमेशन के रूप में ली गई है कि एफओ से एफई की डिस्टेंस को एल कहा जाता है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है ये एफई के अंदर क्लोज टू इट होगा, तो हमने एफओ से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को एल कंसीडर किया है। सो क्वेश्चन पूछते समय पेपर में भी ये बात जिक्र किया है इस बात का, और ये बोला गया है क्लियरली कि आपको अपना आंसर क्लोज टू बताना है। क्लोज टू इस प्रॉब्लम का आंसर 22 मिलीमीटर आना चाहिए। सो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके। थैंक यू।